हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या मुराद है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र मोड। एनर्जी ट्रांसफ़र मोड कि जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसफ़र करने के कितने तरीके होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के कितने तरीके होते हैं। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पहले पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, थोड़ी उसकी बेसिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी ट्रांसफ़र करने के कितने तरीके हैं। देयर आर टू वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। द फर्स्ट वन इज़ द हीट एंड द सेकेंड वन इज़ द वर्क। तो हीट हमारे पास क्या होती है, हीट असल में है एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, क्यों एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। दो मुख्तलिफ अगर प्लेसेस हों तो उसमें अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो ऐसी एनर्जी ट्रांसफ़र को जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हो उसे हम आमतौर पर कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड हीट। इसी तरीके से तेज़ हवाओं का चलना, अगर कहीं पर तेज़ हवाएं चलती हैं तो तेज़ हवाओं का चलना भी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ही होता है। इसकी एक मिसाल हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक फ्रिज में हमारे पास वाटर बॉटल है और वहाँ पर टेम्परेचर ठंडा है। हम कह सकते हैं कि हम फ्रिज में से वाटर बॉटल को निकाल लेते हैं। जो फ्रिज है वो असल में हमारा सिस्टम है, जबकि फ्रिज के बाहर वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास सराउंडिंग्स है। अब जब हम वाटर बाहर निकालते हैं तो हमारे पास जो बॉटल का टेम्परेचर होता है, लेट्स सपोज दैट इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो हमारे पास सराउंडिंग्स होती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे जहन में क्या ख्याल आता है कि हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगा ताकि टेम्परेचर का बैलेंस आ जाए, हीट का बैलेंस आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि सराउंडिंग से जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है सिस्टम की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है और इस वजह से थोड़ी देर के बाद वो जो वाटर बॉटल है वो गर्म हो जाएगी क्योंकि ये हीट को अब्जॉर्ब कर लेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, या हम कह सकते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र इन टर्म्स ऑफ हीट, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर होता है। इसकी मिसाल हम एक और देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करो ये हमारे पास ये कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम का अपना टेम्परेचर है जिसे हम TS से रिप्रेजेंट करते हैं। TS का मतलब है सिस्टम का टेम्परेचर, और दूसरा हमारे पास है सराउंडिंग का टेम्परेचर जिसे हम T सराउंडिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि हीट कब सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी या हीट कब सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। फ़र्ज़ करो हम कहते हैं कि यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम क्या करेंगे, हीट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, देन हीट विल मूव फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। जबकि इसके मुकाबले में इसका उलट भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। कब, जब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज हायर एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम का टेम्परेचर अब 30 की बजाय 20 कर दें और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 की बजाय 30 कर दें, यानी कि सराउंडिंग के टेम्परेचर को बढ़ा दें, सिस्टम के टेम्परेचर को कम कर दें, देन हीट विल मूव फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। ये हमारे पास पहला मोड था एनर्जी को ट्रांसफर करने का, दैट इज कॉल्ड हीट। यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अब दूसरा हमारे पास है वर्क डन, हम आमतौर पर कहते हैं। एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो दूसरा तरीकाकार होता है, दूसरा मेथड है, दूसरा वे है, दैट इज कॉल्ड वर्क। यहाँ पर वर्क से क्या मुराद है कि वर्क को समझने के लिए हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन के ऊपर जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, व्हाइल अप्लाइंग प्रेशर P वॉल्यूम चेंज अकर। अगर किसी सिस्टम के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करें और उस प्रेशर अप्लाई करने के नतीजे में उस सिस्टम का वॉल्यूम तब्दील हो जाए, इसका मतलब है वहां पर वर्क डन हो चुका है।
जब भी प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम में तब्दीली आएगी देन देयर इज वर्क डन। अब वॉल्यूम में जो तब्दीली है वो दो तरीकों में हो सकती है। द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कैन इंक्रीज, द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कैन डिक्रीज। इट डिपेंड्स अपॉन के सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है या सिस्टम खुद वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। तो बहरहाल अगर जब भी सिस्टम के ऊपर या सिस्टम बजाते खुद अपने प्रेशर अप्लाई करने के बाद, प्रेशर अप्लाई होने के बाद अगर वॉल्यूम में तब्दीली ले आए, हम कह सकते हैं देयर इज वर्क डन। वर्क को हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम में तब्दीली की वजह से जो हमारे पास एनर्जी की ट्रांसफर होती है उसे हम कहते हैं वर्क। वर्क डन को हम दूसरे तरीकों से भी देख सकते हैं कि अगर आपके पापा आपको 100 रुपए देते हैं और वो कोई खरीदारी के लिए आपको बाहर भेज देते हैं या किसी भी काम के लिए बाहर भेज देते हैं, अगर आप मार्केट में जाके वो 100 रुपया लेके दोबारा 100 रुपया वापस ही ले आते हैं और अपने पापा को देते हैं, इसका मतलब है पापा की नज़रों में आपने कोई काम नहीं किया। पापा चाहते हैं कि आप कोई काम करें जिसमें कोई बचत हो। बचत उस वक्त होगी जब आप कोई काम करेंगे। तो पापा के मुताबिक आपने कोई काम नहीं किया क्योंकि जितना आप लेके गए थे उतना आपने रिटर्न कर दिया। अब देयर आर चांसेस कि आपने कोई चीज खरीदी हो और वो 100 की खरीद के दोबारा 100 में दे के वापस 100 रुपीज अपने पापा को रिटर्न कर दियो। ऐसी सूरत में वर्क नहीं होगा। जब कोई चेंज नहीं आएगा ऐसी सूरत में वर्क नहीं होगा। पापा की नजर में वर्क उस वक्त होगा कि जब आप 100 रुपए लेके 150 रुपए उसे वापस करेंगे, तब वो यकीन करेगा कि आपने कोई काम किया है। इसी तरीके से जब भी आप सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम में अगर तब्दीली आए, चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो, लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम में तब्दीली लाजमी आनी चाहिए। वॉल्यूम में जब भी तब्दीली आएगी तब हम कहेंगे कि ऐसी सूरत में वर्क हो चुका है। यहां पर एक मिसाल के जरिए हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम एक सिलेंडर है, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अंदर गैस है, उस गैस का कोई ना कोई प्रेशर है जिसे हम कहते हैं पी गैस, प्रेशर ऑफ गैस। और दूसरा हमारे पास उसके बाहर वाला प्रेशर है दैट इज कॉल्ड पी एक्सटर्नल, यानी कि ये सराउंडिंग है। अब दो सिचुएशंस यहां पर हो सकती हैं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गैस के प्रेशर से, यानी कि ऊपर वाला दबाव ज्यादा हो गैस के प्रेशर से, तब हमारे पास क्या होगा? तब हमारे पास होगी कंप्रेशन, यानी कि ये जो पिस्टन है ये अंदर की तरफ दब जाएगा। अंदर की तरफ दब जाने का मतलब है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर सराउंडिंग का प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से ज्यादा है देन द कंप्रेशन विल अकर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। और इसके उलट भी हो सकता है। अगर हम क्या कहें, इफ द pressure of gas or pressure of the system is higher as compared to the external pressure, या सिस्टम का जो प्रेशर है वो सराउंडिंग के प्रेशर के मुकाबले में ज्यादा है, अंदर वाली चीज ज्यादा है, बाहर वाली चीज कम है, तो ये क्या करेगा? ये इसे ऊपर की तरफ एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो अगर हम कहते हैं कि गैस का प्रेशर या सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है देन द एक्सपेंशन विल अकर। तो ये दो तरीके हैं। दोनों सूरतों में, एक केस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अब एक्सपेंशन वाले केस में वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम विल इंक्रीज। दोनों सूरतों में हमारे पास वॉल्यूम या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो हम कहते हैं कि ऐसी सूरत में हमारे पास वर्क डन हो चुका है। वर्क इज द सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक और चीज है साइन कन्वेंशन, जो तकरीबन सबसे इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए कि जो दो मोड हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के, एक हमारे पास है वर्क, दूसरा हमारे पास है हीट। When will work done will be positive and it will be negative। वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा? हीट कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी? जो हमारा असल काम होगा वो हम देखेंगे सिस्टम को। सिस्टम के हवाले से हीट कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी? सिस्टम के हवाले से वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा? तो पहले हम हीट के हवाले से देख लेते हैं या पॉजिटिव के हवाले से देख लेते हैं कि हीट कब पॉजिटिव होगी या वर्क डन कब पॉजिटिव होगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास सिस्टम मौजूद है और उस सिस्टम को हम बाहर से हीट प्रोवाइड करते हैं। ये देखें, बाहर से सराउंडिंग से हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां पर सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने की वजह से सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सिस्टम की एनर्जी चूंकि इंक्रीज हो जाती है और हीट सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है, सिस्टम का यहां पर फायदा होता है। और जहां पर आमतौर पर किसी चीज का फायदा होता है हम उस चीज को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो सिस्टम को चूंकि हीट प्रोवाइड की जाती है, इस वजह से हम कहते हैं कि यहां पर हीट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड इट विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब
दूसरा हम आ जाते हैं, अब वर्क डन पॉजिटिव कब होगा। हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास सिस्टम मौजूद है और सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वर्क डन बाय मी, वर्क डन बाय यू ऑन सिस्टम। सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा, सिस्टम इज नॉट वर्किंग, बल्कि वर्क डन बाय मी और बाय अस ऑन सिस्टम। सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम के ऊपर काम किए जाने का मतलब है कि हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। ऊपर से अगर हम कोई चीज यहां पर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है प्रेशर को हम ऊपर से इंक्रीज कर रहे हैं। अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली वॉल्यूम विल डिक्रीज। चूंकि यहां पर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा, हम कह सकते हैं प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। अगर सिस्टम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी। अगर हम कहते हैं रैंडमनेस बढ़ेगी, तो हम कहते हैं इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। और अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि सिस्टम को यहाँ पर फायदा हो रहा होगा, और अगर सिस्टम को फायदा हो रहा है, इसका मतलब है वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो दो सूरतें हैं, अगर सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जा रही है, इसका मतलब है हीट विल बी पॉजिटिव। और अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, इंटरनल एनर्जी और एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज एंड इन दिस केस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कंप्रेशन होगी, यहां पर वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब है कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ये हमारे पास ऐसी सूरतें थी कि वर्क और हीट कब पॉजिटिव होगी। अब हम देखते हैं कि वर्क और हीट नेगेटिव कब हो सकते हैं। अगर हम पहले वाले स्टेप के उलट कर दें, यानी कि अगर सिस्टम से हीट सराउंडिंग की तरफ रिमूव कर दी जाए, हीट विल बी नेगेटिव, रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम से एनर्जी रिमूव हो रही है टुवर्ड्स द सराउंडिंग। ऐसी सूरत में हमारे पास क्या होगी, ऐसी सूरत में हीट विल बी नेगेटिव। और दूसरा, अब आप यहाँ पर क्या कर दें, अगर कंप्रेशन की बजाय यहाँ पर एक्सपेंशन हो जाए। एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर सिस्टम खुद यहाँ पर वर्क करे, पहले केस में था सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा था, यहाँ पर दूसरा केस है कि अगर सिस्टम खुद वर्क करे, यानी कि अगर खुद वर्क करेगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन होगी, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा ऑन द सराउंडिंग। यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन सिस्टम खुद करेगा सराउंडिंग के ऊपर, और एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो सिस्टम का नुकसान होगा। अगर सिस्टम का नुकसान होगा, देन इन दिस केस वर्क डन विल बी नेगेटिव। ये चंद चीजें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि साइन कन्वेंशन खास तौर पर जहन में रखना है कि साइन ऑफ हीट एंड वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। अगर मैं इसे समराइज करूं कि सिस्टम को जब भी आप हीट देंगे, सिस्टम को जब भी हीट दी जाएगी, इट विल बी पॉजिटिव, और सिस्टम के ऊपर जब भी काम किया जाएगा वर्क डन विल बी पॉजिटिव। और अगर सिस्टम से जब भी हीट रिमूव की जाएगी, सिस्टम जब हीट देगा सराउंडिंग को, इट विल बी नेगेटिव, और सिस्टम जब खुद काम करेगा सराउंडिंग के ऊपर, देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। या हम कह सकते हैं कंप्रेशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा, एक्सपेंशन के केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। अब हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। यहां पर वो कहते हैं कि जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था कि मास को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, बल्कि उसकी फॉर्म कन्वर्ट की जा सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। यहां पर भी वो कहते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed but it can be changed from one direction to another direction। मिसाल के तौर पर एनर्जी मुख्तलिफ हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, साउंड हो सकती है, केमिकल हो सकती है। हम इसे ना पैदा कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, इनकी फॉर्म को, इनकी डायरेक्शन को तब्दील कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में चाहे एनर्जी जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी आएगी, द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम एंड ऑफ द सराउंडिंग। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि फर्ज करो यहाँ पर हमारे पास एक पिस्टन है, उसकी इनिशियल स्टेट है, उस पिस्टन की कोई ना कोई एनर्जी है जिसे हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पहले इसका कोई वॉल्यूम है जिसे हम कहते हैं, आमतौर पर हम V1 कहते हैं। जब हम इसे यहाँ पर
हीट प्रोवाइड करते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है। जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तब हमारे पास सिस्टम की जो एनर्जी है या हीट है वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाने की वजह से यहां पर ये दूसरा केस आ जाएगा। अब ये कुछ फाइनल स्टेट में चला जाएगा जिसमें अब पहले इसकी एनर्जी E1 थी Q हीट प्रोवाइड करने से पहले, यहां पर ये दूसरा है हीट प्रोवाइड करने के बाद। हीट प्रोवाइड करने के बाद का मतलब है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तब्दील हो जाएगी, E2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अब यहां तक था V1 और ये था, यहां तक आ जाएगा, ये सारा हो जाएगा V2। अब हम देखेंगे कि V1 और V2 के दरमियान जो वॉल्यूम का फर्क है उसे हम किससे जाहिर करते हैं, उसे हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं कि U इज इक्वल टू Q प्लस W, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। U भी आप कह सकते हैं या E भी कह सकते हैं। U का मतलब है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास है U से आप जाहिर करते हैं या आप जाहिर करते हैं E से। E इज इक्वल टू Q प्लस W के जो टोटल एनर्जी है वो एक तो हीट के बराबर होगी, दूसरा वर्क डन के बराबर होगी। अब इसी चीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमने देखा है कि यहां पर दो हमारे पास पिस्टन है, इसमें पहले केस में इनिशियल स्टेट है E1 है, वॉल्यूम V1 है और हीट सप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसकी एनर्जी E2 हो जाती है, वॉल्यूम V2 हो जाता है और डेल्टा V हम जाहिर करने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर हम एनर्जी का चेंज देखें तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 और ये किसके बराबर होगा, Q प्लस W के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा E का मतलब है कि जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है, हीट जितनी सप्लाई करते हैं और उसके बाद वॉल्यूम की कितनी तब्दीली आती है, वर्क डन कितना होता है। अब वर्क डन को हम आमतौर पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क के केस में इस्तेमाल करते हैं। वर्क डन का क्या मतलब है, हमने पहले पढ़ा है कि जब भी कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे और प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो वॉल्यूम के अंदर तब्दीली आती है उसे हम कहते हैं दैट इज अ वर्क डन, या हम उसे आमतौर पर कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये बात याद रखें, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। पहले हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा V हम लिख सकते हैं। यहां पर जो डेल्टा V है इसका मतलब है V2 माइनस V1। ये वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पर मैंने पॉजिटिव वर्क डन लिखा है कि जब कंप्रेशन होगी, जब हमारे पास कंप्रेशन होगी या वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तब हम इसे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा आप इसे नेगेटिव भी लिख सकते हो। तो मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V, ये भी ठीक है, या आप लिख सकते हैं Q माइनस P डेल्टा V, ये भी ठीक है। सिर्फ फर्क किस चीज का है कि आया कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। अब दूसरा केस आप देख लें कि यहां पर अब हमारे पास फर्ज करो कोई दूसरा सिलेंडर है जिसमें हम प्रेशर तो अप्लाई करते हैं लेकिन वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है, हीट भी सप्लाई करते हैं लेकिन वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है। तो हम कहते हैं कि डेल्टा V असल में किसके बराबर होगा, V2 माइनस V1। चूंकि वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है तो हम लिख सकते हैं किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस P इंटू डेल्टा V कितना आएगा, 0 के बराबर होगा। यहां पर ये बात याद रखें, यहां पर पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। आया वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है, if it is work done on the system then it will be positive, if it is work done by the system then it will be negative। दोनों केसेस में यहां पर फर्क कोई नहीं आएगा। और Q माइनस 0 या Q प्लस 0 ये डेल्टा E इज इक्वल टू Q, और चूंकि यहां पर वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम तब्दील नहीं होता, तो डेल्टा E इज इक्वल टू QV। अब यहां पर हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें और उसके वॉल्यूम में कोई तब्दीली ना आए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, सिस्टम को हम जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे। यहां पर V अगर हम कांस्टेंट रखें तो डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।